आंग्ल मराठा संघर्ष भाग 1। नमस्कार, मैं डॉक्टर शशि देपाल, सह आचार्य इतिहास। सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आज हम बात करेंगे आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में 4 युद्ध हुए जिन्हें हम आंग्ल मराठा संघर्ष के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम पूर्व के अध्यायों में बात कर चुके हैं, 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें हमने मराठों की चर्चा की कि किस प्रकार से शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का उत्कर्ष हुआ। और साथ ही हम ये बात करते हैं कि औरंगज़ेब की मृत्यु 1707 में हुई। औरंगज़ेब अपनी मृत्यु तक लगभग 18 वर्षों तक वह दक्षिण की राजनीति में विशेष रूप से शिवाजी के साथ में संघर्षरत रहा और ऐसे में मुग़ल साम्राज्य का पतन 1707 के बाद से हो जाता है। मराठों की शक्ति का नेतृत्व या मराठों की शक्ति जो है उसका सर्वप्रथम उदय शिवाजी के समय में हुआ। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात जो है उनके उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठे और धीरे धीरे उनकी शक्तियां जो है वो हस्तांतरित दूसरे हाथों में होती चली गई। यहाँ पर हम आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत हम बात करते हैं कि छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में स्वतंत्र हिंदू राज्य की उनके द्वारा स्थापना की गई। उनके पश्चात उनके जो उत्तराधिकारी हुए जिनके नामों का उल्लेख मैंने यहाँ पर किया है, संभाजी, राजा राम, शिवाजी द्वितीय और शाहू जी, ये इनके उत्तराधिकारी हुए। लेकिन उनके उत्तराधिकारी उनकी भांति बहुत अधिक योग्य नहीं हुए और धीरे धीरे मराठों की शक्तियाँ जो मराठों के राजा जो छत्रपति कहलाते थे, उन छत्रपति या राजा के हाथ से निकलकर मराठों की शक्तियाँ उनके प्रधानमंत्री, जिन्हें पेशवा के नाम से जाना जाता था, पेशवाओं के हाथ में चली गई। इसके पश्चात शाहू के पश्चात के साथ ही मराठों के छत्रपति की शक्तियाँ पेशवाओं के हाथ में चली गई और यहीं से पेशवाओं के युग की शुरुआत होती है। और इस पेशवाओं का ये जो युग है वो 1713 से 1761 के बीच में हम मान सकते हैं, जिसमें 3 प्रमुख पेशवा हुए और मराठा शक्ति का नेतृत्व इन पेशवाओं के द्वारा किया गया। ये 3 पेशवा जो थे उनके नाम है पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बाजीराव प्रथम और पेशवा बालाजी बाजीराव। पेशवा बालाजी बाजीराव के समय तक मराठे जो है वो पंजाब तक पहुंच गए और मराठों की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसी समय मराठों की शक्ति को एक बड़ा झटका लगा। 1761 में अहमद शाह अब्दाली जो अफ़गान नेता था उसने आक्रमण किया और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और इस तीसरे युद्ध में, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पूरी तरीके से हार हुई और ऐसे में मराठा शक्ति को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके पश्चात बालाजी बाजीराव पेशवा की मृत्यु और उसके साथ मराठों की एक नई राजनीति मराठों के इतिहास में शुरुआत होती है। साथ ही साथ हम इस समय जो हम पूर्व के अध्यायों में अंग्रेज़ों की बात कर चुके हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन और उस आगमन के पश्चात अंग्रेज़ सर्वे सर्वा बन चुके थे और अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय प्राप्त कर ली थी। बंगाल पर एक प्लासी का युद्ध जीता जा चुका था और 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध। तो यहाँ पर हम 1761 तक की बात करें तो अंग्रेज़ भारत की लगभग सर्वे सर्वा शक्ति बन चुके थे और अंग्रेज भारत की राजनीति को पूर्णतः समझ चुके थे। वे जान चुके थे कि भारत की राजनीति में अब चूँकि मुग़ल साम्राज्य का पतन लगभग हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में एक केंद्रीय सत्ता के कमी के कारण, एक केंद्रीय सत्ता ना होने के कारण कई सारी प्रांतीय शक्तियाँ, जिसमें हम बंगाल की बात कर चुके हैं, जिसमें हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में निज़ाम का राज्य, दक्षिण में कर्नाटक का राज्य और इधर पश्चिम में दक्षिण पश्चिम की राजनीति में हम बात करें तो मराठे जो है वो एक शक्तिशाली नेतृत्व के रूप में मराठे उभर रहे थे। लेकिन इसी समय मराठों की शक्ति को एक झटका पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के साथ मिलता है। मराठों की शक्तियों की बात करें तो छत्रपति शिवाजी के समय में मराठा एक शक्ति और धीरे धीरे मराठों की अनेक शक्तियों में मराठे विभक्त हो गए। जैसा कि हमने बात की कि मराठों की शक्तियाँ पेशवाओं के हाथ में आ गई। तो पेशवा छत्रपति का केंद्र सतारा था
और पेशवा जो थे, जो इनके प्रधानमंत्री पेशवा कहलाते थे, तो प्रधानमंत्री या पेशवाओं का जो केंद्र था वो पूना था। तो मराठों की विभिन्न अगर शाखाओं की बात करें, मराठा शक्तियों की बात करें, तो ये इस प्रकार से प्रमुख है। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और पूना के पेशवा, ये प्रमुख मराठा शक्तियाँ थी। और जब हम आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ रहे हैं, इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे कि अंग्रेजों का किसी एक मराठा शक्ति के साथ में संघर्ष युद्ध नहीं हुआ। अंग्रेजों को इन सभी अलग शक्तियों के साथ में अलग अलग तरीके से इन शक्तियों के साथ में निपटना पड़ा और अंग्रेजों का इन सभी शक्तियों के साथ में युद्ध हुआ, जिसके अंदर हम यहाँ पर पहले से ही उल्लेख करेंगे कि बड़ौदा के गायकवाड़ प्रारंभ में ही अंग्रेजों के मित्र बन गए थे। ऐसे में अंग्रेजों ने उनके साथ पूरी तरीके से मित्रता निभाई। अंग्रेजों का गायकवाड़ के साथ में किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं रहा। मराठों की अन्य शक्तियों के साथ में अंग्रेजों के निरंतर संघर्ष चलते रहे, जो हम आंग्ल मराठा, जो 4 आंग्ल मराठा संघर्ष हुए, उसके अंतर्गत हम उनकी बात करेंगे। 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की पराजय और इसके बाद में बालाजी बाजीराव की मृत्यु। और बालाजी बाजीराव की जब मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र माधवराव, जो उस समय अल्प आयु का होता है, वह गद्दी पर बैठता है। चूँकि वो अल्प अवस्था में था तो ऐसे में उसके चाचा रघुनाथ राव, जिसे हम राघोबा के नाम से जानते हैं, उसको संरक्षक बनाया जाता है। राघोबा जो है इन परिस्थितियों में इधर मराठों के पेशवाओं की शक्ति को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। माधवराव अभी अल्पवयस्क है, राघोबा को संरक्षक बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में निज़ाम जो है वो मराठा शक्ति को कम करने का प्रयास करता है। तो ऐसे में निज़ाम के विरुद्ध राघोबा, जो कि संरक्षक बनता है, वह बम्बई गवर्नर से जाकर बातचीत करता है। तो बम्बई के गवर्नर जो है मराठों से सालसीट और बेसिन की मांग करते हैं, किंतु राघोबा किसी भी कीमत पर सालसीट और बेसिन देना स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर हम फिर से उल्लेख करेंगे, जैसे हमने मराठा शक्तियों का उल्लेख किया, वैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि अंग्रेज अभी तक सर्वे सर्वा बन चुके थे। भारत की स्थिति में उनकी काफ़ी मजबूत स्थिति बन चुकी थी और ऐसे में अंग्रेजों के 3 प्रमुख केंद्र थे, जिसमें बम्बई की कौंसिल की हम बात करते हैं, मद्रास कौंसिल की बात करते हैं, जो दक्षिण के राज्यों में, बम्बई जो है पश्चिम की तरफ के भागों के लिए, और पूर्व और उत्तर के भागों के लिए जो थी वो कलकत्ता की कौंसिल थी। तो 3 इनके प्रमुख केंद्र अंग्रेजों का हम कह सकते हैं, ये 3 प्रमुख कौंसिल थी और ये 3 प्रमुख कौंसिल थी बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, या जिसे हम बंगाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर उसने, क्योंकि अभी जो मराठे जहाँ पर मराठों की स्थिति है, बम्बई जो है वो पास में है, तो ऐसे में बम्बई गवर्नर से वो बात करता है, लेकिन राघोबा ये देना नहीं चाहता और इस प्रकार से मराठों की राजनीति में अंग्रेजों के दखल की शुरुआत होती है। इसी बीच माधवराव जो अल्पवयस्क था वो अब बालिग हो चुका है और साथ साथ में उसमें शासन करने की योग्यताएं भी थी, और तो ऐसे में वो राघोबा के प्रभुत्व से पूरी तरह से मुक्त होकर शासन करता है। और साथ ही साथ में राघोबा की पत्नी, यानी राघोबा उसका चाचा होता है, तो राघोबा की पत्नी और पेशवा की जो माता है उनमें भी आपस में नहीं बनती थी। तो और माधवराव स्वयं बहुत सुलझावा और योग्य व्यक्ति था, तो ऐसे में उसने राघोबा से पूरी तरीके से अपने आप को मुक्त किया, अपनी सेना को संगठित किया, अपने वित्तीय सुधार उसके द्वारा किए गए, प्रशासनिक सुधार किए गए और इस तरीके से उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। ये सब जब हुआ तो इससे बम्बई की सरकार को माधवराव के दक्षिण पश्चिम की जो राजनीति थी उसमें मतलब पेशवाओं के फिर से निर्णायक तत्व बनने से जो है उसको एक तरीके से उनको अंग्रेजों को, जो बम्बई सरकार थी, उनको चिंता हो गई। इसी बीच 1767 में मॉटसन जो अंग्रेज़ था वह पेशवा के दरबार में आया और पेशवा जो है उसको हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों से सहायता चाहिए थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंग्रेज कैसे भारत की राजनीति में छोटी छोटी बातों में हस्तक्षेप और दखल किस प्रकार से देना शुरू करता है, वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो बम्बई की सरकार ने मॉटसन को भेजा था पेशवा के दरबार में, लेकिन यह भी कहकर भेजा कि वो पेशवा से मित्रता तो करे लेकिन हैदर अली के विरुद्ध वो किसी भी प्रकार की संधि नहीं करे। और साथ ही साथ में पेशवा को मैसूर,
मैसूर हैदराबाद के जो शासक के निज़ाम है उनसे मित्रता करने को से रोके। तो ये अंग्रेज़ों की कूटनीति थी, अंग्रेज़ों की राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी कि अंग्रेज़ जो है यहाँ की जो स्थानीय शक्तियाँ उनको आपस में कभी भी एकजुट नहीं होना देना चाहते थे, और इस चीज़ का अंग्रेज़ों ने प्रारंभ से ही ध्यान दिया। और अगर हैदर अली के विरुद्ध अगर वो सहायता देते हैं तो इसके बदले में उन्हें सालसीट और बेसिन जो है वो प्राप्त करने के लिए उसने जो है इस प्रकार का प्रस्ताव देकर मॉटसन को पेशवा के दरबार में भेजा। लेकिन जो पेशवा था माधवराव, उसने सालसीट और बेसिन को देना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। और इसी बीच जो है मॉटसन ने राघोबा के, क्योंकि माधवराव जो है इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में उसने राघोबा के साथ में घनिष्ठ संबंध बना लिए। लेकिन इसी बीच मराठा शक्ति को एक बड़ा झटका और 1772 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है माधवराव की मृत्यु हो जाती है, और कहा जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध से मराठों को उतना झटका नहीं लगा, या तीसरा युद्ध पानीपत का मराठों के लिए इतना घातक नहीं था जितना इस नवयुवक पेशवा की अल्प आयु में मृत्यु। पेशवा माधवराव की मृत्यु के पश्चात जो है उसका भाई नारायण राव गद्दी पर बैठता है, किंतु राघोबा उसका वध करा के 1773 में स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। कुछ समय पश्चात नाना फडणवीस, जो कि जिसके हम विशेष रूप से मराठों की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में, जो एक मराठों के महत्वपूर्ण सरदार के रूप में हम उनकी बात करते हैं, तो नाना फडणवीस और अन्य मराठा सरदारों ने पेशवा के पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। ऐसे में राघोबा जो है उसने भागकर बम्बई की सरकार से एक संधि कर ली, जिसे हम सूरत की संधि के नाम से जानते हैं। इस सूरत की संधि में जो है राघोबा जो है उसकी मदद अंग्रेज करेंगे, यह तय हुआ। बम्बई की सरकार के साथ में ये समझौता हुआ था। राघोबा अंग्रेज़ों को सालसीट, बेसिन और थाना देगा, साथ ही साथ में भड़ौच और सूरत से जो प्राप्त आय होती वो भी अंग्रेज़ों को देगा। मराठे बंगाल और कर्नाटक पर आक्रमण नहीं करेंगे, और राघोबा अंग्रेजी सरकार को 6 लाख रुपए देगा। साथ ही साथ में अंग्रेज राघोबा को पेशवा बना देंगे। ये जो संधि थी, अगर हम इस संधि को देखें तो ये एक तरीके से राघोबा के फेवर में थी, राघोबा के पक्ष में थी, लेकिन साथ ही साथ में इस संधि से अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा मिल रहा था। लेकिन इसी समय कलकत्ता काउंसिल जो है उसने इस संधि को, क्योंकि इस समय तक 1773 की हम बात कर रहे हैं, और 1773 में एक विशेष अधिनियम जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो चुका था। और जैसा कि अभी हमने बात की कि 3 काउंसिल, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, अब तक ये तीनों काउंसिल जो थी वो समान थी, तीनों बराबर थी। लेकिन अब इन तीनों काउंसिल में कलकत्ता काउंसिल को सर्वोच्च कर दिया गया, और कलकत्ता काउंसिल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का ओहदा दे दिया गया। अब तक तीनों काउंसिल बराबर थी, तीनों के जो मुखिया, जिसको हम कह सकते जो थे, वो गवर्नर कहलाते थे। लेकिन अब बम्बई और मद्रास के तो गवर्नर ही रहेंगे, लेकिन कलकत्ता काउंसिल में गवर्नर जनरल कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल का ओहदा दिया गया। और ऐसे में उसने अपने अधिकार का उपयोग करते हुए इस संधि को जो है स्वीकार नहीं किया, और इस संधि को अंधकारपूर्ण बताते हुए उसको अनुचित बताया। लेकिन यह बात जब बम्बई की सरकार के पास पहुंची, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, यानी इंग्लैंड में जो संचालक है, उनको पत्र लिखा और उन्हें बताया कि जो यह संधि है उससे अंग्रेज़ों को भी फ़ायदा है, जबकि इस संधि का लाभ छोड़ देना जो है हमारे लिए बहुत, राघोबा का साथ छोड़ देना हमारे लिए बहुत राजनीतिक भूल होगी, और ऐसी परिस्थिति में इस संधि को खारिज करना जो है वो किसी भी तरीके से उनके लिए उचित नहीं होगा। इसी बीच नाना फडणवीस जो है उनके और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई 1776 में, जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेसिन और सालसीट मराठों को दे दिए गए, और राघोबा के साथ में जो सूरत का समझौता हुआ उसको रद्द कर दिया गया, और अंग्रेज राघोबा की सहायता नहीं करेंगे, इस बात पर ये अनुमति ले ली गई, और पारस्परिक संबंध बने रहेंगे। इतना सब होने के बाद में बम्बई की सरकार ने इसकी आलोचना की, और इंग्लैंड के संचालकों से भी पत्र आ गया कि सूरत के लाभ क्यों छोड़ दिए गए, और बम्बई सरकार ने राघोबा से एक नई संधि की, जिसमें राघोबा को पेशवा का संरक्षक बना दिया गया, और वह अंग्रेज़ों को बेसिन, जंगसर, भोलपड़, केंद्री, अंकलेश्वर देगा। इसी बीच जो है
नाना नाना फडणवीस जो है उसने बताया कि वो वो फ्रांसीसियों के साथ में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। फिर भी बम्बई सरकार ने राघोबा के साथ में एक सेना नाना फडणवीस के खिलाफ भेज दी और इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों की पराजय हुई, जिसे तेलगांव का युद्ध कहा जाता है। इसके पश्चात उनमें बड़गांव की संधि हुई और पश्चिमी भारत में इस संधि के अंतर्गत पश्चिमी भारत में जो प्रदेश माधवराव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने प्राप्त किए थे वो फिर से मराठों को दे दिए गए। अंग्रेज राघोबा को पेशवा के हवाले कर देंगे। ब्रिटिश सेनाएं मराठों के निरीक्षण में फिर से बम्बई लौट जाएगी और जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होगी तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी मराठों के पास में बंधक के रूप में रहेंगे। यह संधि जो थी, जिसे हम बड़गांव की संधि कहते हैं, अंग्रेज़ों के लिए बहुत अपमानजनक थी और इसे अवैध घोषित करके जो हेस्टिंग्स है, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसने दो सेनाएं जो है गॉडार्ड और मोकम के नेतृत्व में भेजी और इस प्रकार से ये दोनों सेनाएं जो है उनसे गॉडार्ड के साथ में गायकवाड़ की संधि हो गई और मोकम जो है उसने ग्वालियर को जीत लिया और महादजी सिंधिया जो ग्वालियर के सिंधिया थे उसको लाया गया, उसको शिवपुरी के युद्ध में परास्त कर दिया और इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास किया। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड से संचालकों का पत्र आ गया और उन्होंने युद्ध समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए। इसी के साथ में युद्ध समाप्त हो गया सालबाई की संधि के साथ में, जो 17 मई 1782 को हुई, जिसमें माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया। राघोबा को 3 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन दे दी गई। साल सीट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यमुना के पश्चिम के प्रदेश जो अंग्रेजों ने जीते थे उस सिंधिया को फिर से लौटा दिए गए। फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। यहाँ पर हम पुनः बात करेंगे कि यहाँ से जो हमने गॉडार्ड ने गायकवाड़ से संधि की और फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का स्वतंत्र शासक माना गया, यहाँ से हम ये प्रथम युद्ध की समाप्ति है और यहाँ से लेकर हम चतुर्थ युद्ध की समाप्ति तक हम पढ़ेंगे कि बड़ौदा के गायकवाड़ अंग्रेज़ों के मित्र बन गए और उसके पश्चात गायकवाड़ और अंग्रेज़ों के बीच में किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ और अंग्रेज़ों को अन्य 4 मराठा शक्तियों के साथ में संघर्ष करना पड़ा और इस प्रकार से पहला आंग्ल मराठा संघर्ष सालबाई की संधि के साथ में समाप्त हो गया।